हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम और एक आईएमपी सम के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिखना है, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है यूनिवर्सिटी में हम भेज सकें। ओके, चलिए अब सम हम स्टार्ट करते हैं। The following is the balance sheet of Saloni Limited as on 31st March 2009. Liabilities and assets. 10% is preference share capital rupees 100 each, rupees 3 lakh. Equity shares 80,000 each of rupees 10, 8 lakh. General lease of 5 lakh. P&L account आपको दिया गया है. Balance from 2007-8 1 lakh. Profit for 2008-9 10 lakh. Provident fund, creditors, building depreciation fund, investment fluctuation fund. Asset side आपको बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक और उसकी मार्केट वैल्यू रुपीज 10 लाख. 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फेस वैल्यू है इसकी रुपीज 7 लाख. बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. अदर इंफॉर्मेशन में आपको दिया गया है, you are required to compute the value of goodwill of the company at 4 years purchase of its super profit, taking into account the following particulars. Number 1, market value of furniture is rupees 1,50,000. Market value of building is rupees 6,50,000. The profit for the past 4 years have shown a decrease of rupees 1 lakh annually. ओके, आगे आपको कहा गया है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%. प्रॉफिट फॉर 2008-9 shown in balance sheet is before tax. Assume tax at 50%. और लास्ट आपको कहा गया है फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वेट टू बी यूज आर 4, 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली. ओके, अब ये जो सम है वैसे तो सिंपल ही है, क्योंकि हमने जो पहले सम करवाए हैं ओके उसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा अगर चेंज होगा तो हम देख लेंगे. ओके, नाउ सम कैलकुलेशन सब में. ओके, फर्स्ट जो स्टेप था हमारा, स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होगा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लिएबिलिटीज. ठीक है, चलिए फर्स्ट टोटल एसेट में हमें एसेट जो दी गई है बिल्डिंग. ओके, पर हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपको कोई एसेट्स की मार्केट वैल्यू दी गई हो तो हमें मार्केट वैल्यू ही लेनी है. ओके, तो यहाँ पे बिल्डिंग की आपको मार्केट वैल्यू दी गई है, कितनी है? 6,50,000. अब यहाँ पे एक टॉपिक समझने जैसा है. यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है बिल्डिंग की अमाउंट आपको दी गई है 5 लाख. ओके, और लिएबिलिटी साइड आपको दिया गया है बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फंड 50,000. अगर आपको सपोज अगर आपको यहाँ पे बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू ना दी गई होती, ठीक है, अगर यहाँ पे बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू ना दी गई होती तो हमें क्या करना पड़ता? बिल्डिंग की जो अमाउंट है 5 लाख, उसमें से हम डेप्रिसिएशन फंड माइनस करते. ओके, बिल्डिंग में से बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन फंड है वो माइनस करना पड़ता है. पर अगर आपको मार्केट वैल्यू दी गई है तो हम मार्केट वैल्यू ही डायरेक्ट लिख लेंगे. ठीक है,
पर अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है और अगर यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन फंड कोई भी एसेट्स का दिया गया है तो उसमें से डिडक्ट करना पड़ता है। ओके, बट इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मार्केट वैल्यू दी गई है तो हम मार्केट वैल्यू ही लिख लेंगे बिल्डिंग की, तो 6,50,000। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर। तो फर्नीचर की अमाउंट आपको दी गई है, जो मार्केट वैल्यू है 1,50,000। ओके, फर्नीचर की भी हमें मार्केट वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट आपको दिया गया है स्टॉक, बट स्टॉक की भी मार्केट वैल्यू कितनी है 10 लाख, तो हम भी यहाँ पे 10 लाख ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है, बट इन्वेस्टमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ही लिखना है। ओके, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपको लिखाए थे पहले भी। ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज वो वीडियो देखिए, ठीक है, हमने पहले रूल्स समझाए थे इसके। तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ही लिखना है। 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल 1,50,000। उसके बाद है डेटर्स 3,50,000। फिर है कैश बैलेंस। ओके, कैश बैलेंस आपको दी गई है 1,40,000। उसके बाद है बैंक बैलेंस 1,60,000। ठीक है, चलिए टोटल एसेट्स कितनी होगी, तो टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो 6,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 10 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 140 प्लस 160। ठीक है, तो हमारी जो टोटल एसेट यहाँ पे निकल के आती है 26 लाख। ओके, नाउ यहाँ पे हम लेस करेंगे लियाबिलिटीज। कौन सी लियाबिलिटीज आपको दी गई है, ठीक है, पर यहाँ पे आपको एक रूल्स हमने पहले भी समझाया था, वो याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है कोई भी ईयर का बैलेंस शीट में और वो बिफोर टैक्स है, ओके, बिफोर टैक्स अगर दिया गया हो तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट फॉर 2008-9 दिया गया है 10 लाख। ठीक है, प्रॉफिट फॉर 2008-9 मीन्स के इस साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है 10 लाख। तो पीछे आपको अदर इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि प्रॉफिट फॉर 2008-9 शोन इन बैलेंस शीट इज बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स है, इसका मतलब है कि आपने इस साल प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं रखा है। ओके, अगर आफ्टर टैक्स होता तो हमें कोई प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर बिफोर टैक्स प्रॉफिट है तो आपको प्रोविजन रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, तो इसका रेट भी आपको दिया गया है एज्यूम टैक्स एट 50%। क्लियर, तो यहाँ पे आपको टैक्स जो है वो 50% रखना है, पर किसका 50%? प्रॉफिट फॉर 2008-9 का 50%। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 50%, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी इसकी 5 लाख। क्लियर, नाउ अब जो हमें लियाबिलिटी दी गई है कौन सी लियाबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में देखिए आप कि आपको कौन सी लियाबिलिटी दी गई है। एक तो प्रोविडेंट फंड, ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर्स। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फंड नहीं आएगा, क्योंकि अगर बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू ना दी गई होती तो हम उसमें से डिडक्ट कर लेते। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट दिया गया है आपको वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसमें हम ध्यान में नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो लियाबिलिटी आपको दी गई है, एक तो प्रोविडेंट फंड
प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है 1 लाख और क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की अमाउंट है 2 लाख। ठीक है, अब इसका जो टोटल लियाबिलिटी जो है हमारी कितनी बनेगी, 8 लाख। ओके, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लियाबिलिटी, ए एंड बी हम नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नेट एसेट्स, ठीक है, नेट एसेट्स कितनी मिलेगी, ए माइनस बी 18 लाख। ओके, नेट एसेट्स मिल जाने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल दी गई हो तो आपको क्या करना है, डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ईच, कितनी, 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको डिडक्ट कर लेंगे 3 लाख, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल जाएगी 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये सब कॉमन स्टेप है, अब आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, स्टेप टू कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड आउट किया है 15 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे दिया गया है 15%। ठीक है, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, तो 2,25,000। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमने 2 मेथड उसकी देखी है, एक तो सिंपल एवरेज मेथड और एक है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, पर यहाँ पे आपको एक दिया गया है कि आपको यहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, वो आपको कहा गया है, वेटेड एवरेज मेथड। ओके, और उसके लिए आपको प्रॉफिट के बारे में एक लाइन दी गई है कि द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years have shown a decrease of ₹1 lakh annually. The profit for the past 4 years have shown a decrease of ₹1 lakh annually. अब पिछली जो वीडियो थी हमने, तो उसमें एक प्रॉफिट का जो टॉपिक था उसमें इंक्रीज दिया गया था, और यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है। ओके, पिछले 4 साल से जो है हमारा प्रॉफिट 1 लाख क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, डिक्रीज मीन्स के कम हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है ईयर। ठीक है, ईयर, अभी जो लास्ट ईयर था हमारा 2008-9, उससे पहले का ईयर क्या बनेगा, 2007-8, 2006-7, 2005-6। और प्रॉफिट में आपको 2008-9 का प्रॉफिट आपको दिया गया है ऑलरेडी बैलेंस शीट में 10 लाख। ओके, तो 10 लाख यहाँ पे 2008-9 का हम प्रॉफिट लिख लेंगे। अब आपको एक बात कही गई कि पिछले 4 साल से आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1 लाख डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, 10 लाख के आगे यहाँ पे 1 लाख ज्यादा होंगे तब हम कह सकेंगे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा, 11 लाख, यहाँ पे 12 लाख और यहाँ पे 13 लाख। अब हम कह सकेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है पिछले 4 सालों से 1-1 लाख कम हो रहा है। ओके, 1-1 लाख कम होते होते हमारा 2008-9 में प्रॉफिट बनेगा 10 लाख। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपको डिक्रीज कहा गया है तो क्या करना पड़ेगा, पिछले साल में प्लस करना पड़ेगा, और इंक्रीज कहा गया हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
चलो यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करनी पड़ेगी, और उसका आपको वेट भी दिया गया है पीछे कि वेट हमें क्या रखना है कि वेट टू बी यूज आर 4, 3, 2, 1 रिस्पेक्टली। ओके, वेट हमें यूज करना है 4, 3, 2 एंड 1। ओके, तो ये वेटेड प्रॉफिट 52 लाख। ओके, फिर 36 लाख, 22 लाख एंड 10 लाख। ओके, यहाँ पे टोटल 52 लाख प्लस 36 लाख, 22 लाख 10 लाख। ओके, 1,20,00,000 और इसका जो वेट है 10। ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन की 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आएगा 12 लाख। ठीक है, उसके बाद अब हमें एक फॉर्मूला लिखना है प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको, क्या बनेगा कि अगर आपको सम में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टैक्स और प्रेफरेंस कैपिटल दी गई है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा था, तो प्रॉफिट लिखने के बाद एवरेज, ये जो हमने एवरेज प्रॉफिट लिखा है, तो वो फाइंड आउट करने के बाद हमें लिखना है यहाँ पे प्रॉफिट माइनस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, अब यहाँ पे आपको एक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया गया था, कौन सा था, तो 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। तो अब इसकी इनकम क्या होगी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे आएगा 7 लाख पे कितना परसेंटेज, 8%। ओके, तो 7 लाख इंटू 8% 56,000। ठीक है, तो 56,000 यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, तो कितनी अमाउंट निकल के आएगी, 11,44,000। ओके, आपको याद रखना है कि आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करना है, पर उसकी इनकम जो होती है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद का जो स्टेप है हमारा टैक्स। ठीक है, ये स्टेप जो है आपको याद रखने हैं, हर सब में हमारे कॉमन ही ये स्टेप होंगे, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, माइनस टैक्स, माइनस प्रेफरेंस, डिविडेंड। ठीक है, तो टैक्स का रेट आपको दिया गया है 50%। तो 11,44,000 का 50% कितना बनेगा, 5,72,000, और इसको हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इतना ही निकल के आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, और लास्ट जो स्टेप हमारा बनेगा इसमें, तो प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, टोटल एसेट्स की जब हम नेट एसेट्स के जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें से हम प्रेफरेंस कैपिटल माइनस करते हैं, पर यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बनेगा, तो 3 लाख प्रेफरेंस कैपिटल है और उसका डिविडेंड कितना निकलेगा, 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेंगे, 3 लाख का 10% 30,000, तो 5,42,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट बनेगा। ओके, अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मिल जाने के बाद आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट है 5,42,000 माइनस 2,25,000।
तो 5,42,000 माइनस 2,25,000, 3,17,000 सुपर प्रॉफिट। और हमारा लास्ट स्टेप गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो सुपर प्रॉफिट है 3,17,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस यहाँ पे आपको दिया गया होगा, यस, कंपनी एट 4 ईयर परचेस। ठीक है, 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बनेगा 4, 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12,68,000 हमारी जो अमाउंट है गुडविल की बनेगी। ओके, अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।